Hello students, this is your Ashu sir. Today is the first introductory lecture of chapter pair of linear equations in two variables. Clear? प्रीवियस क्लास में इस चैप्टर का कुछ पार्ट हमने पढ़ा है, उसी को प्रोसीड करते हुए इस लेक्चर में हम चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाता है तो 70% सिलेबस चैप्टर का हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन बचेंगे, उसको एक साथ देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। कोशिश करेंगे कि चैप्टर के नाम से ही चैप्टर का अंदर क्या क्या हमें मिलने वाला है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर? तो लीनियर इक्वेशंस क्या है? हमने प्रीवियस क्लास में जो चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर हमारा क्या था, लीनियर इक्वेशंस। तो यहां पर लीनियर का मतलब क्या है, इक्वेशंस का मतलब भी समझेंगे। लीनियर का मतलब क्या है, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। क्लियर? जैसे हमने कोई एक इक्वेशन लिख दी 2x + 3। क्लियर? तो ये चीज हमारे पास क्या है, जिसकी डिग्री क्या आ रही है हमारे पास, 1। और डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। जिसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी आ रही है, 1। वो हमारे पास एक्सप्रेशन कैसी होती है, लीनियर एक्सप्रेशन। इतनी बात क्लियर हो गई? लेकिन हमसे तो बोला गया है कि वो एक लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब समझो क्या है, इक्वेशन वर्ड कैसे बना। अगर हम इतने पार्ट को अलग फॉरवर्ड करें, अलग हमने ब्रेक किया इतने पार्ट को, तो ये पार्ट हमारा क्या बन रहा है, ठीक है, गलती से ही इक्वल दिख जाएगा। तो इक्वल का मतलब क्या है, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल आ जाए, जिसमें इक्वल का साइन आ जाए, वो हमारी एक्सप्रेशन क्या होती है, इक्वेशन बन जाती है। क्लियर? जैसे हमने एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, हमारे थ्रू जो एक्सप्रेस हो रहा है, दिस इज अ एक्सप्रेशन। सपोज दैट आई सेड 2 added to a number gives 6। 2 added to a number, तो इतनी चीज हमारे पास क्या थी, ये एक एक्सप्रेशन थी। जब हमने बोला 2 added to a number then you get 6, तो उस कंडीशन में हमें कुछ मिला भी। क्लियर? जहां पर कोई ना कोई एक रिजल्ट हमारे पास आता है, वो हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन बना देती है। क्लियर? दो लोगों के चीज बीच में जो भी कंडीशन फिट हो रही है, दैट इज अ इक्वेशन। तो अगर हम इसी को एक्सप्रेशन को चेंज करें, इक्वल बीच में लगा दें, जहां पर इक्वल का साइन बीच में आ जाता है वो क्या हो जाती है, इक्वेशन। अब देखना हमें ये है कि वो लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है या बाई क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक इक्वेशन है। क्लियर? तो यहां पर लीनियर के बारे में पढ़ना है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 लीनियर में। हाईएस्ट पावर 2 हो जाती है तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर 3 हो जाती है तो क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर 4 मिलेगी तो क्वार्टिक इक्वेशन। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो यहां पर हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, लीनियर इक्वेशंस। तो एक टर्म हमारे पास क्लियर हुआ कि ये किसकी बात की जा रही है, लीनियर इक्वेशंस की। और लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1। ठीक है, अब देखेंगे लीनियर इक्वेशन की क्या इक्वेशंस क्या होती है। अब हम देख रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या देख रहे हैं, टू वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स सबको अच्छे से पता है, x y z t w एक्सेट्रा, ये सब चीजें क्या होती हैं हमारे पास, वेरिएबल्स होती हैं। ठीक, अब बोला गया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमें एक ऐसी लीनियर इक्वेशंस लेनी है जिसमें 2 वेरिएबल यूज होते हैं। तो इक्वेशन हमने ले ली 2x + 3y = 6। चलेगा? इतना क्लियर हुआ क्या है, 2x + 3y = 6। ये हमारे पास क्या हो गई, अब हो गई ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितनी बात समझ में आई? अब और चैप्टर देखते हैं पूरा क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स।
मतलब जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसका पेयर है। पेयर मतलब दो इक्वेशंस हैं। अब इक्वेशन दूसरी हमने ले ली 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो ये जो दो इक्वेशन का ग्रुप बना, ये चैप्टर में हमें पढ़ना है। क्लियर हो गई बात? समझ में आया क्या हो रहा है? हमें पेयर लेना है दो इक्वेशंस का, जो लीनियर इक्वेशंस रहेंगी और टू वेरिएबल्स में रहेंगी। इतनी बात समझ में आ गई? अब चैप्टर में जो हम देख रहे हैं, इस चैप्टर को कितने तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या क्या मेथड अप्लाई हो रहे हैं इसमें, वो देखते हैं आगे। और उससे पहले हम देख लेते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन लिखी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि राइट से वैल्यूज को उठाकर एक साइड ले आओ। तो यहां पर क्या हो गया, 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या हो गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा जो तरीका है लिखने का, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। समझ में आई इतनी बात? आगे देखते हैं नेक्स्ट। सपोज दैट हमारे पास कोई दो इक्वेशन, सपोज दैट हमारे पास कोई दो इक्वेशंस हैं। तो दोनों इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, 4x प्लस 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमने ये राइट कर ली। अब दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, x के साथ जो टर्म होता है इसको हम क्या लिखते हैं, a1x, इसके साथ जो टर्म होता है b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन जो दी जाती है इसको हम ले लेते हैं a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई? अब पॉइंट ये है हमारे पास कि जो हमने दोनों इक्वेशंस ली हैं, इसमें a1 b1, अभी आपने तो बता दिया कि ये वेरिएबल है x y, लेकिन ये a1 b1 c1 क्या है, तो देखते हैं a1 क्या है। a1 किसके प्लेस पर आ रहा है, 2 के प्लेस पर। तो 2 क्या है हमारे पास, 2 को अगर बोला जाएगा तो क्या होगा, ये कोफिशिएंट ऑफ x। इतनी बात क्लियर हो गई? इस वाली इक्वेशन में देख लेते हैं, 4 क्या है, 4 है कोफिशिएंट ऑफ x। अगर हम सिर्फ इस 8 की बात कर लें तो 8 क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, जो x के साथ है वो x का कोफिशिएंट, जो y के साथ है वो y का कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट में साइन जरूर यूज होता है। ठीक है, सपोज दैट यहां पर माइनस का साइन आ रहा होता तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाता, -8। -8 क्या हो जाता, कोफिशिएंट ऑफ y। 7 क्या है, जो अकेला रहता है जिसके साथ x और y दोनों नहीं होता है, वो टर्म हमारा हो जाता है कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई? जो बेसिक चीजें हैं चैप्टर की वो सब क्लियर हो गया। कोफिशिएंट क्लियर हो गया, डिग्री क्या होती है, IS बार, ये भी क्लियर है। कांस्टेंट क्लियर हो गया, कोफिशिएंट x y क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं इसके मेथड कितने हैं, इसको सॉल्व करने की किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड हमारे पास क्या है, फर्स्ट मेथड आएगा हमारे पास अलजेब्रिक मेथड। और सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, ग्राफिकल मेथड। इतनी बात समझ में आ गई? अलजेब्रिक मेथड में हमें 3 टाइप सीखने हैं, 3 तरह से क्वेश्चन सीखेंगे। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट मेथड हम पढ़ने वाले हैं
सब्स्टिट्यूशन मेथड, पता होगा सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ने वाले हैं सेकंड, एलिमिनेशन मेथड। एंड थर्ड मेथड है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर हो गए? ये तीन मेथड के बारे में हमें क्या पढ़ना है, अलजेब्रिक मेथड में। और दूसरा है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। ग्राफ से ही समझ में आ रहा है कि जहां पर हम ग्राफ का यूज करें वो मेथड हमारा क्या होगा, ग्राफिकल मेथड। अभी इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? क्वेश्चंस वाइज हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के साथ हेल्प मिल जाएगी समझने में। तो नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन, और साथ साथ में नोट जरूर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कौन सा मेथड है, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इतनी बात क्लियर हो गई सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। और सब लोग साथ साथ में नोट जरूर करते जाएंगे, हमारे नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। और प्लस अगर हमें दोबारा कभी समझने की जरूरत है तो डायरेक्ट हम नोट्स को देखकर समझ सकते हैं। क्लियर? तो साथ साथ में पेन पेपर लेकर बैठेंगे, जिससे हम साथ साथ में जो भी चीजें देख रहे हैं उसको नोट जरूर करते जाएं। ठीक? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड का पहला टॉपिक क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन नाम से ही समझ में आ रहा है हमें। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, एक के प्लेस पर दूसरे को पुट कर देना। क्लियर? रिप्लेस करना। समझ में आ रही है बात? सब्स्टिट्यूट का मतलब है जहां पर कुछ चीज नहीं है तो उसके प्लेस में कोई दूसरी चीज उठा के पुट कर दो। ये हमारी होती है सब्स्टिट्यूट मेथड, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड सेकेंड इक्वेशन हमने ले ली x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इतनी बात क्लियर? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। क्लियर हो गया? सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, एक से वैल्यू निकालना दूसरे में पुट करना। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से ले सकते हैं या सेकंड से ले सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि फर्स्ट लो या सेकंड लो। ये हमारी इच्छा है, हमें जो सी इक्वेशन लेनी है वो ले सकते हैं, फर्स्ट लो या सेकंड, जो इजी लग रहा है देखने में वो ले लो। हमें सेकंड देखने में इजी लग रही है क्योंकि छोटी वैल्यूज है यहाँ पर, तो ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहां पर क्या दिख रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। y को उठा के उधर रिप्लेस कर दो, x की वैल्यू निकल आई हमारे पास y प्लस 4। क्लियर? x की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, 4 प्लस y। अब x की वैल्यू जो निकाली है हमने, इसको पुट कर देंगे दूसरे इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया, कहां पुट करेंगे, फर्स्ट में। फर्स्ट को सॉल्व करते हैं तो कहां पुट करते हैं, सेकंड में। कौन सी इक्वेशन को सॉल्व किया है, सेकंड को। सेकंड को हमने सब्स्टिट्यूट किया, अब इस वैल्यू को पुट कहां पर करेंगे, फर्स्ट में। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 प्लस वाई। 4 प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 14। 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 5। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी निकल आई, 5। अब y की वैल्यू को कहां पर पुट कर दें कि x की निकल आया, डायरेक्ट यहां पर पुट कर दो। ठीक है? तो लिखते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ
y इन x। y की वैल्यू को कहां पुट करते हैं हम, x में। तो x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस y। तो x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 4 प्लस y, x इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज निकल आई। तो समझ में आया क्या करते हैं क्वेश्चंस में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? तो क्लियर हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, किसी एक इक्वेशन की वैल्यू निकालो x या y की, निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करो, बस क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखो सेकंड मेथड देखते हैं क्या है। सेकंड मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्लियर। तो एलिमिनेशन नाम से समझो पहले एक बात क्या है, एलिमिनेशन किससे बना, एलिमिनेट से। किससे बना, एलिमिनेट से। और एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजों को जिसको हटा दे। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, रिमूव कर देना वहां से। तो यहां पर भी यही काम करना है, नाम से ही समझ में आ गया एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, हटाना किसी को। एलिमिनेशन मेथड में भी क्या करना है, वही काम करना है हमें, हटाने वाला। या तो x की वैल्यू को या तो y की वैल्यू को हटाना है हमें। कैसे हटाएंगे, प्लस या माइनस करके। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। समझ में आ रही है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है, या तो x की वैल्यू को सेम कर दें, नीचे 2x है तो ऊपर भी 2x होना चाहिए, या तो y की वैल्यू को सेम कर दें, नीचे 3y है तो ऊपर भी 3y होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है ना। तो कौन सा काम करना ज्यादा इजी लग रहा है, ऊपर 2 बनाना चाहते हो या ऊपर 3 बनाना चाहते हो? हम ऊपर 2 बना देते हैं, ठीक है, या ऊपर 3 भी बना सकते हैं, चॉइस है हमारी, जो इजी लग रहा हो वो काम कर लो। अगर इधर 2 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिर्फ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पूरी इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहला काम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट काम। इसके बाद सेकंड हमने क्या किया है, इसको 2 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई किया, किसमें, पूरी फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई by 2 in इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, जब 2 यहां पर मल्टीप्लाई हुआ तो 10। दिस इज इक्वेशन थर्ड। ये एक नई इक्वेशन बन गई, इसका नेम हमने क्या दिया, थर्ड। अब देखो वैल्यू कौन सी सेम हुई है, 2x सेकेंड इक्वेशन में, 2x थर्ड इक्वेशन में। पहला काम तो हम देखते हैं कि दोनों वैल्यू सेम हो गए। उसके बाद दूसरा काम हमें क्या देखना है, इस जो 2x है इसके पहले साइन कौन सा है। यहां पर कौन सा साइन है, प्लस, यहां पर कौन सा साइन है, प्लस। क्या दोनों का साइन सेम है, यस। जब दोनों का साइन सेम हो तो इक्वेशन को हम माइनस करते हैं, मींस सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर दोनों का साइन अपोजिट होता है, यहां प्लस होता है यहां माइनस होता, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, अगर हमारे पास दोनों माइनस माइनस के साइन मिल रहे हैं तो इक्वेशन को हम क्या करेंगे, या दोनों प्लस प्लस के साइन मिल रहे हैं तो इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जब दोनों सेम साइन रहते हैं तो इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हमारे पास प्लस माइनस हो गया या माइनस प्लस हो गया दोनों इक्वेशन में, तो इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये दो तरीके हैं जिसको समझ सकते हो। यहाँ पर भी 2x है प्लस का साइन, यहाँ पर भी 2x है प्लस का साइन। जब प्लस प्लस साइन होता है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया जाए या थर्ड से सेकंड को किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे मर्जी करो, ठीक है। इसको इससे कर दो या इससे इसके कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों सेम है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड,
थर्ड इक्वेशन से हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x + 2y = 10। इतनी बात क्लियर हो गई। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 4। ठीक है, हमने क्या बोला, दोनों इक्वेशन को माइनस करना है। जब माइनस करना होता है तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो गया। इतनी बात क्लियर है ना। दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो दोनों के साइन चेंज हो गए सेकंड इक्वेशन के। अब प्लस माइनस वैल्यू बढ़ गई। अब यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, इस साइन को भूल जाते हैं। यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो कितना हो गया 5y। 10 - 4 कितना हो गया 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। ये आ गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को हम कहां पुट करें, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड जहां मर्जी पुट कर दो। हम फर्स्ट में पुट कर दें क्योंकि सबसे छोटी लग रही है इक्वेशन, जो इजी काम लग रहा हो वहां कर लो। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x + y = 5। तो x + y की जगह क्या पुट करेंगे, 6/5 = 5। x = 5 - 6/5, 5 25 - 6 सब्ट्रैक्ट किया 19/5। तो हमारी x की वैल्यू क्या निकली यहाँ पर 19/5। तो क्लियर हुआ, इस तरीके से हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली। मेथड क्लियर हुआ, क्या करते हैं, एक वैल्यू को सेम करते हैं फिर उसे सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं, ये होता है एलिमिनेशन मेथड। तो क्लियर हुआ सभी को। इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ओके बच्चों, थर्ड मेथड देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अभी हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा, एलिमिनेशन सीखा। लास्ट थर्ड मेथड है अलजेब्रिक का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहला काम हमें क्या है, इक्वेशंस के लिए यहाँ पर जो भी वैल्यूज है सबको उठा के लेफ्ट साइड लाना होता है। सारी वैल्यूज को उठा के लेफ्ट साइड लाना होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, 8x + 5y - 9 प्लस का था, इक्वल की तरह -9 = 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, b1 की वैल्यू क्या है 5, c1 की वैल्यू क्या है -9। ठीक है, इस चीज का इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर a1 b1 c1, तो लिख लेंगे इसको। अब नेक्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं, 3x + 2y - 4 = 0। तो अब a2 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 3, b2 की वैल्यू क्या हो गई 2 एंड c2 की वैल्यू क्या हो गई -4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब करना क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, समझ लो। सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, ये जो a1 वाले टर्म्स है किसके हैं, x के। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया x। उसके बाद b2 वाले टर्म्स किसके हैं, y के, y लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट, तो हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। ठीक है, लिखने का तरीका समझना। स्टार्ट हम कहां से करेंगे, b से, फॉर्मूला याद हो जाएगा। स्टार्ट कहां से करना है हमें, b वाली वैल्यू से। तो x के आगे लिखेंगे यहां पर b1 b2। ठीक है, उसके बाद इसके b के बाद कौन सी वैल्यू आती है, c आती है। तो यहां पर हमने लिखा c1 c2, c के बाद क्या आता है, a आता है, तो यहां लिखा a1 a2। उसके बाद यहां पर कौन सी वैल्यू आती है हमारे पास, a के बाद b, b1 b2। b से स्टार्ट करना है, b पर एंड करना है। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तीनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और इधर क्या हो जाएगा, ये सब पूरा अपॉन हो जाता है, ये y के अपॉन में हो जाएगा, ये 1 के अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, और इसके बीच में क्या साइन होता है, इक्वल। तो फॉर्मूला समझ में आया। स्टार्ट कहां से किया, b1 b2 से। अब देखेंगे क्वेश्चन में किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा हमने, x y 1, b1 की वैल्यू क्या है 5,
तो यहां से स्टार्ट किया, b2 की वैल्यू क्या है 2। b के बाद c पर आ जाओ, c की वैल्यू क्या है -9 और बीच में लिखते हैं दोनों के, x के नीचे कोई नहीं लिखेगा, y के नीचे कोई नहीं लिखेगा। c1 की वैल्यू क्या आ रही है -9, c2 की वैल्यू क्या आ रही है -4। उसके बाद a की वैल्यू क्या आ रही है 8 और a2 की वैल्यू क्या आ रही है 3। उसके बाद फिर से b की वैल्यू क्या आ रही है 5, b1 की, b2 की आ रही है 2। इतनी बात समझ में आ गई सबको? क्रॉस मल्टीप्लाई तीनों में। अब लिखने का तरीका देखो, x अपॉन, ये जो वैल्यूज है पूरी है किसके अपॉन में आ गई, x के अपॉन में। -4 से इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा -20। बीच में माइनस का साइन होता है हमेशा, ठीक है, बीच में माइनस का साइन होगा। अब 2 9 से कितना हो गया 18, तो -18 था, इक्वल कर दिया बीच में। फिर y, अब इसकी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया -27, बीच में माइनस होता है। 4 8 से 32, तो -32 आ रहा है, प्लस माइनस इक्वल लगा दिया 1 के अपॉन में देख रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 16, 3 5 15, बीच में कौन सा साइन आता है माइनस का। तो इतनी बात क्लियर हो गई कैसे कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अब x अपॉन -20 माइनस प्लस 18, y -27 माइनस प्लस 32, 1 अपॉन 16 -15 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब इसके बाद x अपॉन -2, y अपॉन यहां पर कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। कोई कंफ्यूजन? अब x की एक वैल्यू दिख रही है, एक y के टर्म्स में दिख रही है और एक 1 दिख रही है। तो पहले एक बार x की वैल्यू को कांस्टेंट के इक्वल करेंगे, एक बार y की वैल्यू को कांस्टेंट के इक्वल करेंगे। तो पहले जब हमने x अपॉन -2 इज इक्वल टू क्या कर दिया, कांस्टेंट वैल्यू। क्यों कर दिया? क्योंकि तीनों इक्वल है एक दूसरे के। तो पहले हमने इस वाली वैल्यू को 1 के इक्वल कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, x की वैल्यू कितनी आ रही है -2, हो गया सॉल्व। अब इस वाली वैल्यू को 1 के इक्वल कर देते हैं, y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। किसी को भी अगर ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाके एक बार पूछ सकते हैं क्वेश्चन हमसे। बाकी तीनों मेथड हमारे अलजेब्रिक क्लियर हो गए। अब ग्राफिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से बताया जाएगा, तो बस समझ लेंगे, याद करने की नीड नहीं पड़ेगी ग्राफिकल पूरा, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था ग्राफ कैसे बनाते हैं। आई होप सभी को आता होगा ग्राफ कैसे बनाते हैं। जब हमारे पास कोई एक इक्वेशन होती थी 2x + y = 6, इस तरह की कोई एक इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो टेबल कैसे बनाएंगे, इस तरह से यहां पर हम कुछ x की वैल्यू को या y की वैल्यू को पुट करते थे तो दूसरी वैल्यू निकल आती थी। इजी हमें लग रहा है y की वैल्यू को पुट करना, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं, x y की। इसी तरह से सबसे पहले हमने क्या कर लिया, लेट y = 1, y की जगह 1 लिया, तो 2x + 1 = क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2x = क्या हो गया, 6 - 1, 2x = क्या हो गया 5, x की वैल्यू क्या आ रही है 2.5। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे पॉइंट में आ रही हो चाहे ना आ रही हो, ठीक है। फिर हमने y की वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली। तो y जब 0 लिया तो 2x + 0 = 6, तो 2x = 6, x की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो x की वैल्यू क्या निकली 3। इस तरह से सबने किया। अब यहां पर हमें क्या करना है, हम पेयर की बात कर रहे हैं, दो इक्वेशन में ये काम करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब हमारे पास जो टेबल बनेंगे वो कितने टेबल बनेंगे, 2 टेबल्स बनेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है ना। अब जब 2 टेबल्स बनेंगे तो उससे बने हुए ग्राफ किस तरीके के हमें दिखेंगे। तो ग्राफ की जो रिप्रेजेंटेशन है इसको समझो, ठीक है। 2 ग्राफ बनेंगे, मतलब एक ग्राफ के ऊपर कितनी लाइन जा रही होंगी, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कभी भी अगर ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए।
स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब वो ग्राफ नहीं है। कुछ पॉइंट्स को समझो, लिख लो चाहे, क्योंकि हमारे पास पेयर की बात करी जा रही है तो दो टेबल्स बनेंगे। अगर दो टेबल्स बन रहे हैं तो एक ग्राफ के ऊपर दो लाइंस जा रही होंगी, ठीक है। और लाइन हमेशा कैसी होती है? स्ट्रेट लाइंस होती है। ग्राफ में हमेशा जो लाइंस बनती है वो स्ट्रेट लाइंस होती है। स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी, तो उसको चेक करेंगे। अब इसके बाद जब स्ट्रेट लाइन की बात की जा रही है तो कितनी बन रही है? दो। कभी भी दो लाइन का कॉम्बिनेशन होता है तो कितनी तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है। सबसे पहले एक लाइन ये बनी, ठीक है, दूसरी लाइन ने आके इसको ऐसे कट कर दिया। क्लियर हो गई मेरी बात? एक लाइन इस तरीके से जा रही थी, दूसरी लाइन ने इसको ऐसे आके कट कर दिया। तो मतलब ये क्या हो रही है? लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। लाइन समझ में आई बात? ये लाइन कैसी हो रही है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और भी बहुत कुछ इसमें भी समझेंगे। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? अगर हमारे पास कोई एक ग्राफ बन रहा है तो दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एक लाइन ऐसे गई, दूसरी लाइन इस तरीके से इसी के पैरेलल चली गई, और पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को मीट करती नहीं है। एक सिचुएशन ये हो गई, यहां पर लाइन कैसी दिख रही है? पैरेलल लाइंस। इतनी बात समझ में आ गई। एंड थर्ड सिचुएशन हमारे पास क्या होगी? एक ग्राफ हमने बनाया, एक लाइन ये बनाई, ठीक है, एक लाइन ये बनाई। अब हम क्या देखेंगे? इसी के ऊपर एक और लाइन बन रही हो, इसी के ऊपर एक और लाइन बन रही। तो इस तरह की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? कोइंसाइड लाइंस, कोइंसाइडिंग लाइंस। ठीक है, ये सिचुएशन हमारी क्या है? कोइंसाइडिंग लाइंस। हमारे पास अब तीन तरीके की सिचुएशन मिल रही है यहाँ पर। फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरी है पैरेलल लाइंस, तीसरी है कोइंसाइडिंग लाइंस। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? एक लाइन बनी, उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी बन गई, ठीक है, एक के ऊपर दूसरी लाइन बनना, दिस इज अ कोइंसाइडिंग लाइंस। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया, लेकिन एक चीज को समझना, क्या इसके अलावा और कोई सिचुएशन हो सकती है लाइंस की? सोचो, क्या इसके अलावा और कोई सिचुएशन हो सकती है कि लाइन और किसी तरीके से बन रही हो? दो लाइन है आपस में, या तो दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कट कर रही हैं, या दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, या दो लाइन में एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है। क्या इसके अलावा कोई और सिचुएशन है क्रिएट हो सकती है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। सिर्फ तीन ही सिचुएशन है जो दो लाइन के बीच में बन सकती है। अब इन तीनों सिचुएशंस की कुछ पार्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उसको बिल्कुल ध्यान से समझना। एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, उस टेबल से सारे लिंक जोड़ देंगे कि सारे फॉर्मूलेस भी आगे के लर्न हो जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें ट्रिक यूज की जा रही है, थोड़ा सा लॉजिक यूज किया जा रहा है। समझना कॉन्सेप्ट, हम क्या क्या पॉइंट उठा रहे हैं इसमें से, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आगे का काम। ओके बच्चों, यहाँ पर देखो ग्राफिकल मेथड की हमने कुछ सिचुएशन बताई, क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी कि ग्राफ हमारे पास कैसे बन रहे थे? पहली कंडीशन थी हमारे पास, जो दो ग्राफ बन रहे हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन के ग्राफ किस तरीके से थे? एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल बन रही है, ये हमारी हो गई सेकेंड कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन के ग्राफ्स कैसे थे? एक लाइन बनी, उसी के ऊपर दूसरी एक और लाइन फॉर्म हो गई, ठीक है, कोइंसाइडिंग लाइंस। समझना अब पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या दिख रहा है? फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या दिख रहा है? दोनों लाइन क्या कर रही है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस।
क्लियर? लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब पॉइंट को थोड़ा सा लॉजिक इसमें यूज करो, जब दोनों पॉइंट किसी एक जगह पर कट हो रहे हैं तो इसके थ्रू जो वैल्यू निकलेगी, दो लाइंस जब किसी एक जगह पर कट हो रही है तो इसके थ्रू जो वैल्यू निकलेगी, कितनी वैल्यू निकलेगी? एक वैल्यू निकलेगी। क्लियर? एक वैल्यू क्यों निकल रही है? क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट पर लाइन कट हो रही है, तो इसलिए जो वैल्यूज इसकी निकलेगी, कितनी निकलेगी? एक। और जो चीज एक होती है वो क्या होती है? यूनिक। तो इसका सॉल्यूशन कैसा हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है? हमसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा है, तो हम बताएंगे यूनिक सॉल्यूशन है। लाइंस कैसी दिख रही हैं? हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है? या क्वेश्चन में बोला जाएगा कि है इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो हमें समझना होगा कि वो सॉल्यूशन कैसा बन रहा होगा, यूनिक है कैसा है, आगे सी चीजें क्लियर होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें क्लियर हो गया। दूसरा, किसी एक पॉइंट पर वैल्यू निकल रही है तो सिर्फ एक वैल्यू निकलेगी। अगर एक वैल्यू निकल रही है तो वो क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। अब हमारे पास दो सिचुएशन बनेगी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जो वैल्यूज को हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? जो वैल्यूज को हम फाइंड कर सकते हैं वो वैल्यूज क्या होती है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है? पहली चीज, लाइन कैसी दिख रही है? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग किसी एक पॉइंट पर कट हो रही है तो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन जिसका सॉल्यूशन निकलता है वो कैसी वैल्यूज हो जाती है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाता है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलो या यूनिक बोलो, इन दोनों की एक कंडीशन होती है जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है? पूछा जाएगा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, तो ये हम लिखेंगे। बोला जाएगा यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो समझ में आया? जब इंटरसेक्टिंग बोला जाए या यूनिक बोला जाए, कंसिस्टेंट में दो सिचुएशन बनती है, वहां थोड़ा सा रुकेंगे। और इन सब की कंडीशंस क्या होती है? A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। A1 और A2 से मतलब क्लियर है ना? फर्स्ट इक्वेशन का A1, सेकंड इक्वेशन का A2, फर्स्ट इक्वेशन का B1, सेकंड इक्वेशन का B2। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पर देखते हैं लाइंस कैसी दिख रही हैं। लाइंस कैसी दिख रही हैं? पैरेलल लाइंस दिख रही है, तो हम तुरंत लिख देंगे यहां पर कि पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस। ठीक है? अब एक चीज जो सॉल्यूशन की बात आ रही है, क्या ये दोनों लाइंस कभी मीट करेंगे एक दूसरे को? पैरेलल लाइंस क्या कभी एक दूसरे को मीट करती हैं? नहीं करती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब लाइन एक दूसरे को मीट नहीं कर रही तो सॉल्यूशन भी नहीं निकालेंगे। यहां पर सॉल्यूशन कब निकला था? जब दोनों लाइन एक दूसरे को मीट कर रही थी। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को मीट नहीं करेगी तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। तो हम यहां सीधा सीधा लिख देंगे नो सॉल्यूशन। तो इससे हमें मतलब समझ में आया कि जब पैरेलल लाइंस होती है तो उसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होता है। अगर नो सॉल्यूशन है तो क्या वो कंसिस्टेंट होगा? नहीं। हमने क्या बोला? जिसकी वैल्यू निकलेगी वो कंसिस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू नहीं निकल रही वो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई। एंड फोर्थ, इसकी सिचुएशन क्या बन जाएगी? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2। समझ में आ गई थर्ड कंडीशन? फोर्थ, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2। ये होती है हमारी पैरेलल लाइंस की कंडीशन। तो समझेंगे, जब लाइन पैरेलल होती है तो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी, जब मीट नहीं करेंगे तो नो सॉल्यूशन हो गया, नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट हो गया। क्लियर? क्योंकि नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, जब वैल्यू नहीं निकलेगी तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन कैसी दिख रही है? पहली चीज
कंसाइडिंग, हमने क्या बोला, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, कंसाइडिंग लाइंस, कंसाइडिंग लाइंस। क्लियर है? अब कंसाइडिंग लाइन एक लाइन दूसरी लाइन को कितनी बार मीट कर रही है, जितनी बार टच कर रही है उतनी बार मीट कर रही है। मतलब यहां से लेकर यहां तक का पूरा एरिया एक दूसरे को टच कर रही है और इस बीच में बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। समझना बात को, अगर हम बोले एक इस पेन के ऊपर ये पेन रख दिया गया, इस मार्कर के ऊपर ये मार्कर रख दिया, ये मार्कर इस वाले मार्कर को, नीचे वाले मार्कर को कितने तरीके से टच कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक पूरा टच कर रहा है। ठीक है, तो हम बोले कि कितनी जगह से टच कर रहा है, तो इसके बीच में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स भी होंगे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। कोई बोलेगा 1 सेंटीमीटर में काउंट करो, हम कहेंगे नहीं मिलीमीटर में काउंट करो, माइक्रोमीटर में काउंट करो, जैसे भी काउंट करेंगे मतलब बहुत सारी वैल्यूज दिखेंगी। समझ में आ रही है ना बात, कि इतने पार्ट से लेकर यहां तक का पूरा पार्ट टच कर रहा है तो बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं। जब बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं तो क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सेकेंड स्टेप, मतलब इसका सॉल्यूशन निकलेगा, बहुत ज्यादा वैल्यूज निकलेंगी लेकिन निकलेंगी, और जब वैल्यूज निकलेंगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो कोई ना कोई कंडीशन भी है इसमें, तो कंडीशन ये है इनफाइनाइट की a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो समझ में आया क्या है, कंसाइड मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है तो बहुत जगह से टच करेगी, जब बहुत जगह से टच करेगी तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया। अब मैनी सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकल रहा है लेकिन बहुत सॉल्यूशंस है, हमें क्या फर्क पड़ता है, सॉल्यूशन निकलना चाहिए, बस निकल रहा है तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया। और कंडीशन क्या है उसकी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यहां पर तीनों इक्वल होता है। तो ये हो गई हमारी ग्राफिकल की कंडीशन, और इसी के साथ पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर, आगे के लेक्चर्स में हम रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, कुछ बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी, आरएस, आरडी से सॉल्व कराएंगे, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो बोर्ड्स में आ चुके हैं पहले। और जितना भी आज के लेक्चर में पढ़ा है इसके नोट्स जरूर रेडी कर लें। नोट्स बनाने से क्या होता है कि हेल्प मिल जाती है, जब हमें एट ए टाइम अगर कुछ पढ़ना है तो तुरंत हमारे सामने वो चीज रेडी रहती है। तो नोट्स जरूर रेडी रखें, साथ साथ में नोट जरूर करते जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसकी एक्सरसाइजेस के साथ। थैंक यू।